जय फिलिस्तीन बोलना, वहाँ पे जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्ष को बुलंद करने की बात करना, वहाँ पे जो जनसंहार हो रहा है उसके विरोध में जय फिलिस्तीन बोलना, अगर ये गैर संवैधानिक है तो हिंदू राष्ट्र बोलना कैसे संवैधानिक है। अब अगर एक कोई ऐसी पार्टी है जिसके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स चुनाव के वक्त घूम घूम करके बोल रहे थे कि आप हमें 400 पार कराइए, हम संविधान बदल देंगे, ऐसे पार्टी के लोग क्यों ही चाहेंगे कि संविधान की जय बोली जाए। वो पार्टी जिसके जो माई बाप वैचारिक माई बाप हैं वो लोग संविधान को मानने से इनकार कर रहे थे, बोल रहे थे हमारा संविधान नहीं है और हिंदुस्तान में तो सिर्फ मनुस्मृति चलेगी, उन लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोला, उसके बदले में उनके घर पे भी लोग पहुंच गए और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वीएचपी और बजरंग दल के लोग कैसे देखती है इसे कि एक सांसद हिंदू राष्ट्र की बात कर सकता है लेकिन दूसरा वहीं जो भारत राष्ट्र जो है फिलिस्तीन के बनी स्टेट की बात करता है, लेकिन वो नारा वहाँ नहीं लग सकता, तो भारत की एड भी जाती है उस फिलिस्तीन को, इसे कैसे देखते हैं। इसे हम ऐसे ही देखते हैं कि फिलिस्तीन के बारे में नारा लगाना आज के समय में जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, या आंदोलन छोड़िए, जो युद्ध चल रहा है इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, आज हमारी सत्ता ने हमें इतना असमर्थ बना दिया है ये समझने के लिए कि वहाँ पे एक तरफा जनसंहार हो रहा है लोगों का, और आप अगर जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग संघर्ष कर रहे हैं एक ऐसे देश के खिलाफ जिसके समर्थन में अमेरिका खड़ा है, जिसके समर्थन में तमाम यूरोपियन नेशंस खड़े हुए हैं, इस दुनिया के जो मतलब धरती के अगर सबसे पावरफुल कोई देश है तो वो इजराइल के समर्थन में खड़े हैं, उसको आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं, उसको फाइनेंशियल एड मिल रहा है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी उसके सामने शील्ड की तरह खड़ा हो जाता है यूएन में अमेरिका इजराइल के सामने। तो ऐसे देश के खिलाफ फिलिस्तीन की जनता संघर्ष कर रही है, एक तरफा जनसंहार झेल रही है, और सिर्फ ये 7 अक्टूबर के बाद शुरू नहीं हुआ है, ये पिछले 70 सालों की कहानी है। और ऐसे समय अगर जय फिलिस्तीन बोलना, वहाँ पे जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्ष को बुलंद करने की बात करना, वहाँ पे जो जनसंहार हो रहा है उसके विरोध में जय फिलिस्तीन बोलना, अगर ये गैर संवैधानिक है तो हिंदू राष्ट्र बोलना कैसे संवैधानिक है। हमारा देश तो एक रिलीजियस कंट्री भी नहीं है, हमारे प्रियम्बल में सेक्युलर शब्द आता है, जो इन्होंने अलग अलग जगह पे हटा दिया है वो अलग बात है, सेक्युलर शब्द आता है, तो हम हिंदू राष्ट्र कैसे हुए। हमारे देश में तो अलग अलग तरह के अलग अलग धर्म को मानने वाले, धर्म को नहीं मानने वाले सब लोग रहते हैं। तो ऐसे समय पर आप कैसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं एक देश को, आप कैसे एक पर्टिकुलर धर्म को दिमाग में रखते हुए अपने लॉज पास करते हैं, कैसे एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करते हुए एंटी मुस्लिम नारे आप लगाते हैं, हेट स्पीच देते हैं। आपने बात की कि बजरंग दल वीएचपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा कल 5वां दिन था इंडेफिनिट सिट इन का। हम यहाँ पे नीट में जो पेपर लीक हुआ है, एनटीए की जो लगातार दिक्कतें दिख रही हैं आपको पेपर करवाने में, आपको एक सरगना खड़ा हुआ दिख रहा है पेपर लीक का, उसके खिलाफ हम विरोध कर रहे थे। 5वां दिन था, हमारे ही सामने ये वीएचपी और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। मैं आपको वीडियो भेजूंगी जिसमें वो बोल रहे हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैं आपको वीडियो भेज सकती हूँ जिसमें वो बोल रहे हैं कि खाओ पियो खुला, और गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गाली देते हुए बोल रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। ये सब नारे लग रहे थे और पुलिस यहीं पे प्रेजेंट थी, पुलिस ने उनको नहीं रोका। आपका विरोध हो सकता है, जय फिलिस्तीन को विरोध हो सकता है इसके खिलाफ, लेकिन आप इस पूरे मुद्दे को इस देश में एक समुदाय, एक धार्मिक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का एक मौके की तरह देख रहे हैं। अभी भी जैसे मैं बोल रही थी कि जो कानून नया पास हुआ है, हम देख रहे हैं कि जो नए लॉज पास हुए हैं उसमें मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बना है जिसकी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उस मॉब लिंचिंग के कानून में एक बहुत अहम हिस्सा कि धार्मिक आधार पे जिस तरीके की मॉब लिंचिंग मुस्लिम कम्युनिटी के यूथ यंग लोगों की हो रही है वो उससे गायब है। वीएचपी बजरंग दल के लोग जो इस तरीके का एंटी मुस्लिम हेटफुल नारा लगा सकते हैं, कम्युनल नारा लगा सकते हैं, इनको कौन रोकेगा मॉब लिंचिंग करने से। आपका किसी के प्रति डिसएग्रीमेंट है, ये बिल्कुल मानने लायक है, हम आपके इस डिसएग्रीमेंट के हित में हैं, लेकिन उस डिसएग्रीमेंट को एक एंटी मुस्लिम रेटोरिक देना, इसके विरोध में हम नहीं हैं। डिसेंट के राइट्स हो गए, प्रतिरोध करने के राइट्स हो गए, उनको कर्ब करता है, और उसके साथ साथ जिस तरीके के ड्रैकोनियन लॉज एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो यूएपीए हो या सेडिशन के तमाम लॉज हों, उन लॉज को भी मजबूत करता है। और उसमें जो एंटी नेशनल या टेररिज्म का भावना या जो देशद्रोह का जो परिभाषा है उसको लिया गया है, उसको कोई बदलाव नहीं किया गया है। बोल रहा है कि हमने मॉब लिंचिंग के खिलाफ लॉ बनाया हुआ है, लेकिन जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ लॉ है
आज के समय में अगर मॉब लिंचिंग किसी चीज़ के आधार पे हो रही है जिसको झुकलाया नहीं जा सकता है, वो है धर्म के आधार पे। आप किसी को भी मुस्लिम बोल करके उनको लिंच कर सकते हैं और व्यवस्था आपके साथ में खड़ी हो जाती है। लेकिन जो मॉब लिंचिंग का लॉ बना है उसमें धर्म का आधार गायब है। हम देख रहे हैं डिटेंशन की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है, 60 से 90 दिन का डिटेंशन का अवधि बढ़ा दिया गया है। प्रोटेस्टर्स को जो राइट्स हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। पुलिस के इंक्वायरी में भी जो डिटेनीज होते हैं उनको जो राइट्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आप किसी यूनियन से जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते हैं, आप किसी जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं, नहीं इकट्ठा हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और पहले जो दिक्कतें थी हमारी लॉ की न्याय व्यवस्था में, उस व्यवस्था में ये दिक्कतें और गहरी होती जा रही हैं। उसके साथ साथ लोकतंत्र पे प्रहार किया जा रहा है। बिल्कुल प्रहार किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समय के साथ साथ जो भी एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं उनको बेहतर करना होता है, उनमें चेंजेस करने होते हैं। लेकिन आप एक झटके में पूरी प्रणाली को पलट दे रहे हैं। आज के समय में ऑलरेडी इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3.2 करोड़ केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। इसी के साथ साथ आप एक ऑल्टरनेट व्यवस्था ला दे रहे हैं और 1 जुलाई से, माने आज से वो लागू हो रहे हैं। आज के बाद से आप सोचिए कि ये जो पेंडिंग केसेस हैं उनमें इंक्वायरीज कैसे कंडक्ट होंगी। 2 पैरेलल सिस्टम्स खड़े हो जाएंगे और उनमें भी पेंडिंग केसेस बढ़ते हुए जाएंगे। एक जो पुरानी धारा के तहत उनके ऊपर आरोप लगे हैं, नई धारा के तहत उन पर इंक्वायरी होगी, सुनवाई होगी। ये बहुत ख़राब व्यवस्था है जो खड़ा कर दिया है सरकार ने हमारे सामने। और इस पे भी अगर हम देखें तो लॉज, ये जो 3 लॉज पास हो रहे हैं वो कब पास होते हैं? जब पार्लियामेंट में से ऑपोजिशन के जो लोग हैं वो बर्खास्त रहते हैं। 140 से ज़्यादा लोग बर्खास्त रहते हैं। इन पे चर्चा कितनी होती है? लगभग 6-7 घंटे की चर्चा होती है। ऑपोजिशन बोल रहा है हमने 9 घंटे की चर्चा की, किसी को मालूम नहीं है। वो चर्चा में बाकी लोगों के जो व्यूज़ हैं, जिनको इनसे परेशानियां हैं, जो इसको क्रिटिक कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो सुझाव आने थे वो तो आपने लिए नहीं। आपने तो उनको बर्खास्त कर दिया ये लॉज पास करने से पहले। तो ये तमाम दिक्कतें इस वक्त हम देख रहे हैं जो इस देश के लोकतंत्र को धीरे धीरे गला घोटने की उसकी कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मैम 3 कानून लाए गए हैं, क्या देश को जो है पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी तरफ ले जाया जा रहा है? अगर जो जिस तरीके का मंजर हमने सीएए के वक्त देखा या कृषि आंदोलन की तरफ वक्त देखा, उस वक्त जो हमने मंजर देखा उससे ऑलरेडी एक पुलिस स्टेट की स्थापना हो गई। जिस तरीके की छवि बन के सामने आई थी दिल्ली पुलिस की, उसके कारण ही हमने ये देखा था कि कोविड के बाद जब हर जगह खुली, हम लोग बाहर जाने शुरू हुए तो हर जगह पे पोस्टर्स दिख रहे हैं दिल की पुलिस। क्योंकि दिल्ली पुलिस को मालूम है कि जनता जानती है वो दिल की पुलिस नहीं है, वो जनता की पुलिस नहीं है। जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो केवल उसकी पुलिस है जो जामिया की लाइब्रेरी में घुस करके वहाँ पे पढ़ रहे स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज करती है। तभी जाके उसको हर जगह पे दिल की पुलिस का पोस्टर लगाना पड़ा। और ये जो कानून आ रहे हैं ये पुलिस को और मजबूत करती है। पुलिस को मनमानी करने पे, अपने हिसाब से टॉर्चर करने के स्कोप को बढ़ाती है। डिटेंशन की अगर आप अवधि को बढ़ा रहे हैं तो आप लोगों के ऊपर हो रहे दमन, उनके पुलिस कस्टडी में हो रही मौतें, पुलिस कस्टडी में हो रहे टॉर्चर को भी स्कोप बढ़ाते हैं उन चीज़ों का। तो जिस तरह से न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था उसमें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथ में सिंबल था, तो उस वक्त हम लोगों ने तस्वीर देखा था, लेकिन अभी जो है उसका असर दिखने लगा है शायद कानून के माध्यम से। उस वक्त देखिए मोदी जो है वो, अगर आप उनके पॉलिटिक्स को भी देखेंगे तो उनका पॉलिटिक्स कभी आपको ऐसा नहीं दर्शाएगा कि वो लोकतंत्र में मानते हैं, वो लोगों की बात सुन करके सुलझाना चाहते हैं मुद्दे। वो हमेशा से ही खुद को एक राजा समझते हुए आए हैं। उनको हमेशा से लगा है कि पार्लियामेंट में जो उनके बीजेपी के लोग बैठ रहे हैं, बाकी लोग बैठ रहे हैं, वो दरबारी का काम करे, जनता का मुद्दा उठाने का काम ना करे। इस वजह से भी जो लगातार कानून आते हैं उनके अंडर, वो कानून इस तरीके से होते हैं जिसमें ना उन्होंने जो पार्टीज़ के लिए कानून बन रहे हैं उनका कोई सुझाव लिया होता है, ना किसी सोसाइटी समाज के अलग अलग तबकों के जो उनमें इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनका सुझाव लिया होता है, ना क्रिटिक लिया होता है। सड़क पे जो उन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं, भारी देश भर में विरोध हो रहा होता है, ना वो उनकी सुनते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो राजा हैं। यानी देश में जो है अब लोकतंत्र जो है दिन ब दिन जो है राजतंत्र की तरफ कन्वर्ट होता नजर आ रहा है। कन्वर्ट होना इतना आसान तो नहीं है। 200 साल जो शहादत जिस देश ने झेली है, जिस देश की जनता ने वो संघर्ष देखा है, इतनी आसानी से तो कन्वर्ट नहीं करने देंगे। लेकिन हाँ, उनकी तरफ से प्रयास जारी है। 18वीं लोकसभा में शुरुआत में जैसे शपथ ग्रहण हुआ तभी से सदन जो है चर्चा में है। आपने देखा होगा कोई संविधान का नारा लगा रहा है, जय संविधान का, कोई हिंदू राष्ट्र का, कोई जय फिलिस्तीन का। कैसे देखते हैं सारी नारेबाजी? इन नारेबाजियों को ऐसे ही हम देखते हैं कि जो भी लोग एमपी अभी से नए पार्लियामेंटेरियंस आए हैं, लोकसभा के मेंबर इलेक्ट हुए हैं,
वो जिस विचारधारा को सब्सक्राइब करते हैं उस हिसाब से वो नारे लगा रहे हैं उनमें भी। पर लेकिन जो नारे लगाए देने जा रहे हैं या जिन नारों को लगाने से रोका जा रहा है, ये काफ़ी कुछ बताता है कि वहाँ पे उसी पार्लियामेंट में जब किसी एक इलेक्टेड जनप्रतिनिधि को कठुआ मुल्ला बोला जा रहा था, उस पर कोई रोक नहीं थी। लेकिन जय संविधान जब कोई बोल रहा है तो उनको बोला जा रहा है कि आप इस तरीके के नारे मत लगाइए।